नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू करेबल एप्लीकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी बच्चों, कल अपन जो क्लास कर रहे थे वो क्लास 35 मिनट के बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो गई थी। मेरा सिस्टम अपडेट पे चला गया था और ऑटो अपडेट पे लगा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, पढ़ा ली तो मैंने देखा नहीं, वो वरना मैं अपडेट रोक सकती थी। चलिए फिर कल की क्लास को आगे लाइव करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे मेटल्स के बारे में, धातुओं के बारे में। हमने कौन-कौन सी मेटल पढ़ ली थी? कल की क्लास में हमने पढ़ा था एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम के बाद हमने स्टार्ट किया था आयरन पढ़ना। आयरन के बारे में क्या-क्या बातें पढ़ी थी? आयरन जिसको लैटिन भाषा में हम फेरम कहते हैं, इसका सिंबल Fe होता है। मैंने कहा था आउटक्रस्ट में एल्युमिनियम के बाद सबसे ज्यादा जो हमें मेटल मिलती है वो आयरन मिलता है, वो लोहा मिलता है। इसलिए हम कहते हैं भूपटल में दूसरे स्थान पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु आयरन होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा था आयरन डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। पीरियोडिक टेबल में जो बीच वाला ब्लॉक होता है उसको डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक से आता है। उसके बाद मैंने पढ़ा था आयरन हमारे ह्यूमन ब्लड के लिए एक कंपोनेंट माना जाता है, क्योंकि बेटा आयरन जो होता है वो हमारे खून में होता है। खून का लाल कलर हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। हेमोग्लोबिन में जो हिम होता है वो आयरन कंपाउंड होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा हम आयरन को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो आयरन के ओर बन जाते हैं, वो लोहे के एस बन जाते हैं। जैसे आयरन के कौन-कौन से एस होते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सैटेलाइट, लिमोनाइट। और मैंने कहा था आयरन के और फेमस एग्जाम में आ जाते हैं। या तो पूछेगा हेमेटाइट कौन सी धातु का और है, या पूछेगा और है, या पूछेगा आपसे कि लोहे का इनमें से कौन सा एक एस होता है। और मैंने बताया था कि जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं इनसे सबसे ज्यादा आयरन निकलता है। इनसे हमें 70 से 80% तक आयरन है वो हम कौन से एस से प्राप्त करते हैं? हम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और से हम लोहे को प्राप्त करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बेटा जो आयरन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का लोहा होता है। ऐसा लोहा जिसके ऊपर आप बताओगे जो सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है, जो सबसे शुद्ध लोहा होता है उसको रो आयरन कहते हैं, प्योर लोहा कहते हैं। आयरन की प्योरिटी और इंप्योरिटी डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ कार्बन। जिस लोहे में जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही ज्यादा इंप्योर होगा, जिस लोहे में जितना कम कार्बन होगा उतना ही ज्यादा प्योर माना जाएगा। तो बेटा जो कास्ट आयरन होता है, जर्मन लोहा होता है, उसमें कार्बन का परसेंटेज 2 से 3% के बीच होता है। जो पिग आयरन होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज कास्ट आयरन से थोड़ा ज्यादा होता है। कितना परसेंट? 3 से 4%। तो यही भी आपको समझ में आ गया सबसे अशुद्ध लोहा कौन सा होगा? पिग आयरन। पिग आयरन और कास्ट आयरन दोनों को हम बोलते हैं इंप्योर आयरन, ठीक है। जबकि रो आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.1% से नीचे होता है, इसलिए हम इसको सबसे प्योरेस्ट आयरन कहते हैं, सबसे शुद्ध लोहा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां से यहीं पर आपकी क्लास रुक गई थी। मैंने कहा था आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगर Fe+2 होता है तो उसे फेरस कहते हैं, Fe+3 में होता है ऑक्सीकरण अवस्था में तो उसको फेरिक कहते हैं। यही पर मैं आपको कुछ बातें बता रही थी जहां पर आपकी लाइट कट हो गई थी। जैसे मैंने बताया था लाइट सिस्टम अपडेट हो गया था बेटा, और ये सब कुछ क्लियर क्लास अच्छे से चल रही है ना। चलो सुनो, फेरिक क्लोराइड FeCl3 ये आयरन का जो कंपाउंड होता है कहां काम में लिया जाता है? ये ऐसी मेडिसिन में जो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करती हैं, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन मेडिसिन में काम लिया जाता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन मेडिसिन में काम लिया जाता है। तो हिंदी में लिखोगे रक्त के शुद्धिकरण बनाने वाली दवाइयों में, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए जो मेडिसिन डॉक्टर्स देते हैं उनमें आयरन का FeCl3 होता है, फेरिक क्लोराइड होता है। तो देखिए रक्त के शुद्धिकरण की दवाइयों में पाया जाता है, रक्त के शुद्धिकरण की दवाइयों में पाया जाता है, दवाइयों में पाया जाता है बच्चों, फेरिक क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एक और होता है जिससे एग्जाम में प्रश्न आता है, वो आता है देखो किससे? FeS2। FeS2 को कहा जाता है आयरन पाइराइट, इसे कहा जाता है आयरन पाइराइट। हिंदी में सेम नाम है बच्चा, इसको आयरन पाइराइट कहा जाता है। इसको आयरन पाइराइट का एक दूसरा नाम होता है बच्चों, इसे कहा जाता है मूर्खों का सोना, इसे कहा जाता है फूल्स गोल्ड। क्या कहा जाता है? फूल्स गोल्ड कहा जाता है, मूर्खों का सोना। क्यों कहा जाता है मैम? क्योंकि बेटा इस सोने के अंदर, इस लोहे के अंदर सोने जैसी हल्की सी चमक होती है। ये जो आयरन होता है ना, ये मिनरल की फॉर्म में होता है, खनिज की फॉर्म में होता है, और इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे सोना है, जैसे सोना के कलर, ये गोल्ड के कलर होता है। तो मूर्ख लोग बेचारे इस लोहे को सोना समझ लेते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आता है मूर्खों का सोना किसको कहते हैं? आयरन पाइराइट को, FeS2 को कहा जाता है, ठीक है। याद रखना ये दोनों प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है बच्चा क्या? खून बढ़ाने वाली दवाइयों में क्या होता है? खून बढ़ाने वाली दवाइयों में पाया जाता है FeSO4.7H2 और इसे कहा जाता है ग्रीन विट्रियोल। इसे क्या कहा जाता है? इसे ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। हरा थोथा कहते हैं बेटा हिंदी में। और यही हरा थोथा पता है कौन सी दवाइयों में? ब्लड जो, अगर देखो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में खून बहुत जरूरी है ना। ऑन एन एवरेज 5 से 7 लीटर, 6 से 7 लीटर, 5 से 7 लीटर खून आपको चाहिए। अगर इससे कम आ जाता है आपका तो डॉक्टर कहते हैं आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो प्राइमरी स्टेज पर आपको आयरन की दवाइयां देते हैं, है ना। वो क्या करती हैं? वो ब्लड को बनाने में हेल्प करती हैं, खून की मात्रा को बढ़ाती हैं। अगर वो दवाइयों से नहीं बढ़ रहा है तो फिर लास्ट में आयरन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनके अंदर ग्रीन विट्रियोल यूज होता है। और इसे कहा जाता है, इसका केमिकल नेम होता है फेरस सल्फेट। इसका केमिकल नेम क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है बच्चों। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड एनहांसर मेडिसिन होती हैं उनके अंदर आयरन का कौन सा कंपाउंड, कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है? तो देखिए ग्रीन विट्रियोल का यूज क्या है? ये काम आता है ब्लड एनहांसर मेडिसिन में। जो खून बढ़ाने वाली दवाइयां होती हैं जिन्हें हम ब्लड एनहांसर्स मेडिसिन कहते हैं बेटा, खून बढ़ाने वाली दवाइयों में फेरस सल्फेट काम में लिया जाता है। लिख दो खून बढ़ाने वाली दवाइयों में, खून बढ़ाने वाली दवाइयों में। जैसे कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के समय उस मां को भी खून अच्छा खासा चाहिए, और उस मां के गर्भ में जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर भी खून बनना होता है। तो उस समय डॉक्टर सबसे पहले फोलिक एसिड की टैबलेट शुरू करता है, फोलिएट करके, फोलिएट DTX करके टैबलेट्स आती हैं, उन सबके अंदर यूज होता है फेरस सल्फेट। ये तीनों वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में? सिंपल सा क्वेश्चन है, खून को साफ करने वाली दवाइयों में क्या पाया जाता है? फेरिक क्लोराइड पाया जाता है। मूर्खों का सोना किसको कहते हैं? आयरन पाइराइट को। क्यों? क्योंकि इसका रंग सोने जैसा होता है, हल्की सी इसमें चमक होती है, तो मूर्ख लोगों को लगता है ये सोना है, लेकिन सोना नहीं है, लोहा है बेटा। आपसे पूछे खून बढ़ाने वाली, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवाइयों में क्या पाया जाता है? ग्रीन विट्रियोल, हरा थोथा पाया जाता है बेटा, फेरस सल्फेट पाया जाता है। ये तीनों कंपाउंड्स आयरन के हैं, तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट। लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना, लोहे के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जिसको रस्टिंग या कोरोजन कहते हैं हम। कैसे लग जाती है? एग्जाम में प्रश्न आते हैं जंग लगना क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है, जब जंग लगता है तो क्या-क्या बदलाव आते हैं लोहे के अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जंग लगता कैसे है बेटा। जब आयरन को क्या मिल जाती है? एयर। एयर कैसी? ह्यूमिड एयर, नमी वाली हवा मिल जाती है। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, एयर का मतलब होता है हवा। अब ह्यूमिड एयर में क्या-क्या होगा? नमी वाली हवा में क्या-क्या होगा? हवा में ऑक्सीजन होगा, हां जी मैम। साथ में क्या मिल जाएगा? इसे वाटर मिल जाएगा, क्योंकि हवा कैसी है? नम है बेटा। तो नम हवा में पानी मिल गया, और जैसे ही लोहे को ह्यूमिड एयर मिली यानी नमी वाली हवा मिली तो लोहे को क्या-क्या मिल गया? यहां से मिल गया, देखो आयरन को साथ में क्या मिल गया? ऑक्सीजन, और साथ में क्या मिल गया? H2O, पानी मिल गया। जैसे ही लोहे को पानी और ऑक्सीजन मिला तो लोहे की हो जाती है बेटा रस्टिंग, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। और ये जंग लगता है तो इस जंग का फार्मूला क्या होता है? तो यहां से बनता है बेटा Fe2O3.xH2O। ये जंग का केमिकल फार्मूला होता है बेटा। ये क्या होता है? ये जंग का केमिकल फार्मूला होता है बच्चों। इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं बेटा। जंग लग जाती है लोहे के ऊपर। अब लोहे के ऊपर जंग कैसे लगी? तो लोहे ने जो हवा थी उस हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली, और उस नमी हवा के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी, जो पानी की बूंदें थी, H2O मिल गया, तो यहां से लोहे के ऊपर जंग लग गया, कोरोजन हो गया लोहे का, रस्टिंग हो गई बच्चों। अब जब लोहे के ऊपर जंग लगता है तो क्या हो जाता है? क्या-क्या बदलाव आते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनेंगे। सुनिए जरा कैसे बनेंगे। सबसे पहला, जब रस्टिंग होती है, बहुत ध्यान से समझना, जब रस्टिंग होती है, जंग लगता है तो क्या-क्या होता है? जंग लगने पर होता क्या-क्या है बेटा? जंग लगने पर क्या-क्या बदलाव आते हैं? सबसे पहला, लोहे के ऊपर ऑक्साइड लेयर बन जाता है। ऑक्सीजन मिला तो लोहे पे जैसे ऑक्सीजन मिला, ऑक्साइड लेयर बन गई। देखो ना Fe2O3 क्या है? ऑक्साइड लेयर है, ऑक्सीजन की लेयर है, किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। तो याद रखिएगा जब जंग लगता है तो लोहे के ऊपर ऑक्साइड लेयर बन जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है? ऑक्साइड परत चढ़ जाती है, राइट। इसका मतलब जब ऑक्साइड परत चढ़ी है तो इस लोहे के ऊपर क्या हुआ? कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्साइड लेयर चढ़ा है, इसका मतलब जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? इसका मतलब जंग लगना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो जाता है बच्चों। यहां पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है, ठीक है। अगला, जब लोहे पे जंग लगता है तो लोहे का कलर चेंज हो जाता है। कैसा? लाल भूरा रंग हो जाता है बेटा। पहले लोहे का रेडिश कलर होता है, लाल कलर होता है, लेकिन जैसे ही लोहे के ऊपर जंग लगता है तो रस्ट वाला जो आयरन होता है उसका कलर बदल जाता है, और कैसा कलर हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का लोहा हो जाता है। लाल भूरा रंग पड़ जाता है जंग की वजह से। रेडिश ब्राउन कलर को लिखोगे, लाल भूरा रंग हो जाता है लोहे का।
लाल भूरा रंग हो गया बेटा लोहे का, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, जब जंग लगता है तो आयरन का वेट इंक्रीज होता है, वजन बढ़ता है लोहे का, क्योंकि लोहे के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ गई है तो वजन बढ़ेगा। तो अगला लिखो, जब रस्टिंग होती है तो वेट इंक्रीज होता है बेटों, बच्चों वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, भार बढ़ जाता है, कुल भार टोटल वेट आयरन का बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों धीरे धीरे जो आयरन की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। कुल वजन तो बढ़ गया लोहे का, लेकिन वो लोहे का वजन किसकी वजह से बढ़ा, ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड लेयर की वजह से। जो आपका प्योर लोहा है ना वो कम हो जाता है बेटा। तो अगला लिखो, प्योर आयरन कंटेंट डिक्रीज हो जाता है, लोहा शुद्ध नहीं बचता है, प्योर आयरन कंटेंट डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, शुद्ध लोहे की मात्रा घट जाती है, अशुद्धियां आ जाती है लोहे के अंदर। तो लिख दो, शुद्ध लोहे की मात्रा घट जाती है बच्चों, घट जाती है, और ऐसे लोहे की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, मजबूती कम हो जाएगी लोहे की। इसलिए तो जब हम घर बनाते हैं तो ऐसे सरिया यूज करते हैं, सरियों पे जंग ना लगे, नहीं तो भैया स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है ना। तो अगला लिखना, जब रस्टिंग होती है तो बच्चों लोहे की स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती घट जाती है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लोहे की मजबूती घट जाएगी। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मजबूती क्या हो जाती है, घट जाती है या कम हो जाती है बेटा। लोहे का कलर चेंज हो गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया, और ऐसे चेंजेस जिनके अंदर नया प्रोडक्ट बनता है उन्हें केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो लोहे पे जंग लगना किसका एग्जांपल है, एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है बेटा। यह है एक रासायनिक बदलाव है बच्चों, ऐसे बदलाव जहां पर एक नया प्रोडक्ट बन जाता है रिएक्शन होके, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो आप बताओ यहाँ पे नया प्रोडक्ट बना या नहीं बना, बन गया नाम, देखो ना आयरन था, बना क्या, ये तो नया प्रोडक्ट नहीं बना क्या, जी हाँ। तो ये कैसा बदलाव है, एग्जामिनर पूछता है, मैं आगे कराऊं क्या, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। वहां पे केमिकल चेंज में उदाहरण दूंगी रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना रासायनिक बदलाव होता है बच्चों, ठीक है। केमिकल चेंज होता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी घट जाती है। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है लोहे का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, जो 20 साल तक चलना था वो 10 साल में, 15 साल में, 12 साल में सड़ के गिर जाता है। तो समझ रहा क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है लोहे के ऊपर जंग लगता है तो फॉर्मूला क्या है, रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है। रस्टिंग कैसी एयर लगाती है, नम वाली एयर, ड्राई एयर में, शुष्क जो हवा होती है ना, इसके अंदर नमी होती है, उससे कभी रस्ट नहीं लगता है, ठीक है। जब लोहे पे जंग लगता है तो किसकी लेयर चढ़ती है, ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड की परत चढ़ती है। जब लोहे पे जंग लगता है तो कैसी रिएक्शन का उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, वो ऑक्सीजन का उदाहरण है। अगला, जब लोहे पे जंग लगता है तो लोहे का कलर कैसा हो जाता है, लाल भूरा रंग हो जाता है, लोहे का कुल वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन उसमें जो प्योर आयरन होता है उसका कंटेंट डिक्रीज हो जाता है, शुद्ध लोहे की मात्रा घट जाती है और स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, और ये केमिकल चेंज होता है, एक रासायनिक बदलाव होता है। सारे क्वेश्चन आंसर कर दोगे, मैं बहुत डिटेल में आपको एक मेटल के बारे में पढ़ा रही हूं, यहां से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली एग्जाम में। चलिए अब बात ये है कि मैम लोहे कैसी कंडीशन में लोहे पे जंग नहीं लगता, या लगता है पूछ ले एग्जामिनर ने, या नहीं लगता है पूछ ले, कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं लगता है पूछ लो। सुनो, जब आयरन को कैसा पानी, डिस्टिल्ड वाटर मिलता है, डिस्टिल्ड वाटर जिसे हिंदी में कहते हैं आसुत जल, अगर लोहे को डिस्टिल्ड वाटर मिला, आसुत जल मिला, तो बच्चा ऐसे पानी से रस्टिंग नहीं होती है, नो रस्टिंग, जंग नहीं लगता है। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन से पानी के संपर्क में आने पर लोहे पे जंग नहीं लग सकता, मिनरल वाटर, सी वाटर, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, तो आंसर क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट, अगर आयरन को ड्राई एयर में रखा जाए, ड्राई एयर का मतलब हो गया सूखी हवा, सूखी हवा, तो उसके अंदर भी ऐसी नमी वाली हवा के अंदर पानी वाली नहीं होता है, तो बेटा तब भी आयरन के ऊपर नो रस्टिंग, तब भी आयरन लोहे पे जंग नहीं लगता है। इन दो कंडीशन पर आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, आयरन के ऊपर रस्टिंग नहीं होती है, ये दोनों नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ह्यूमिड एयर में रखोगे तो लोहे का जंग लग सकता है। अब मैं जंग लग जाए तो जंग लगने से बचाते कैसे हैं, है ना, कैसे बचाते हैं जंग लगने से, तो जंग लगने से बचाने के लिए दो इलाज होते हैं। एक तो जो लोहे की खिड़की है, लोहे का गेट है, उसके ऊपर क्या कर दो, पेंट कर दो, पेंट लगा दो बेटा, पेंट लगा दो, है ना, और लोहे के ऊपर पेंट की लेयर चढ़ा दो। हमारे गांव में तो ये करते हैं, लाल से रंग का लोहा होता है, लाल से रंग का पेंट ले आते हैं, तो लोहा अंदर हो गया, पेंट की लेयर ऊपर होगी, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं जाएगा लोहा, तो जंग नहीं लगेगा। दूसरा, अगर जंग लगने से बचाना है तो आप कर दो लोहे का गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कर दो, जिसको हिंदी में कहा जाता है गैल्वीकरण या यसद लेपन। क्या कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों यसद लेपन कर देते हैं हिंदी में, गैल्वेनाइजेशन कर दो। अब गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है वो सुनो, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, ये आयरन है मान लो, अंदर आयरन है, ठीक है, ये आपका लोहे का है, कोई भी चीज बनी हुई, इसके चारों तरफ गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, ऐसे जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं बेटा, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिंक जिसको हम हिंदी में जस्ता कहते हैं। तो लोहे के ऊपर जब जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, इसे यशद लेपन कहा जाता है। क्यों मैम, आपको बच्चों मुझे कमेंट करके चीज बताओ, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी मेटल्स की, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में साफ-साफ बताया था, जिंक ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है, बताया था। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कराई थी मैंने आपको, तो जिंक ऊपर आता था, आयरन नीचे आता था, तो जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों, तो ये जिंक रिएक्ट कर जाएगा, अंदर का आयरन आपका सेफ रह जाएगा, अंदर का लोहा आपका सेफ रह जाएगा, ये बाहर रिएक्ट करता रहेगा हवा से, हवा में ऑक्सीजन है, जनमी वाली हवा उसमें पानी है, तो ये उससे अभिक्रिया करता रहेगा, और अंदर का आपका आयरन क्या रह जाएगा, सेफ रह जाएगा, सुरक्षित रह जाएगा, इसकी रस्टिंग नहीं होगी, इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, इस लोहे के ऊपर। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी धातु की परत लोहे पे चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। दूसरा एग्जामिनर पूछता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, यशद लेपन क्या होता है, तो जिंक की लेयर जब लोहे के ऊपर चढ़ाते हैं तो इसे यशद लेपन कहा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो बोलो, क्लियर है। तो ये लोहे के बारे में सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए, अब यही नहीं रुकेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम बच्चों, आप जानते हैं लोहा सबसे ज्यादा काम आता है स्टील इंडस्ट्रीज में, स्टील बनाने में। स्टील को आप समझते हैं क्या होता है ना, लोहे का सबसे बड़ा यूज होता है इन मेकिंग ऑफ स्टील, इस्पात बनाने में, इन मेकिंग ऑफ स्टील, इस्पात बनाने में सबसे ज्यादा लोहा काम आता है। तो बस आपका एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, इस्पात बनाने में लोहा काम आता है सबसे ज्यादा, स्टील इंडस्ट्रीज में लोहा काम आता है। अब बच्चों स्टील बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा किसको काम लेते हैं, लोहे को, लेकिन लोहे के साथ और क्या क्या ऐड करते हैं, एक तो बच्चों डिपेंड करता है आपको कैसा स्टील बनाना है। अब देखो स्टील, हमारे घर में स्टील के बर्तन भी आते हैं, स्टील के कुकर भी आते हैं, स्टील की रेलिंग भी बनती है ना, क्या ये सारे स्टील एक जैसे हैं, स्टील की तिजोरियां बनती हैं, है ना, लेकिन सारी जैसे स्टील नहीं है, तो डिपेंड करता है आपको स्टील को काम में कहां लेना है। मैं आपको इन जनरल बता देती हूं, स्टील बनाने के लिए लोहा तो चाहिए, साथ में स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ ऐड करते हैं कार्बन। क्या ऐड करते हैं आयरन के साथ, कार्बन, और साथ में यूज में लेते हैं अदर मेटल्स, अन्य धातु काम में लेते हैं। और बच्चों देखो लोहा एक धातु है, कार्बन एक धातु है, अदर मेटल्स भी मेटल हो गए, और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जब मेटल्स और नॉन मेटल का आप मिक्सचर तैयार करते हो तो उसे अलॉय कहते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो स्टील एक अलॉय होता है, एक मिश्र धातु होती है, मेटल नहीं होती है स्टील, स्टील कोई धातु नहीं है, स्टील को एक मिक्सचर बनाया गया है, एक अलॉय बनाया गया है, मिश्र धातु बनाया गया है। और किस किस का मिश्र धातु है स्टील, लोहे के अंदर कार्बन और अन्य धातु में जैसे निकेल ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे क्रोमियम ऐड किया जाता है, जैसे कोबाल्ट ऐड किया जाता है, जैसे आप बताओगे बेटा, और वेनेडियम यूज कर लेते हैं, वेनेडियम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे कॉपर भी कभी किसी अलॉय में कॉपर भी काम आ जाता है, कोबाल्ट काम आ जाता है, टंगस्टन काम आ जाता है, टंगस्टन काम आ जाता है। तो ये अन्य धातु मिलाई जाती है स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ। अब जो टंगस्टन बनेगा वो सबसे हार्ड बनेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है स्टील बनाने में लोहे के साथ कार्बन क्यों मिलाते हैं, ये कार्बन क्यों मिलाया, ये कार्बन देता है स्टील को मजबूती, ये क्या देता है, कार्बन देता है हार्डनेस, हार्डनेस बढ़ाता है, हार्डनेस बढ़ाने का काम करता है, कठोर बनाता है स्टील को। तो कार्बन क्यों ऐड करते हैं, लिखवा दूं मैं आपको, इट इंक्रीजेस, पूरा लिख लो आप, इट इंक्रीजेस
कार्बन के बारे में लिखना बेटा, इट इंक्रीजेस हार्डनेस ऑफ स्टील, हार्डनेस ऑफ स्टील। कार्बन इस्पात की कठोरता को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। लिख दीजिए, कार्बन इस्पात की कठोरता बढ़ाता है, कठोर बनाता है उसे, कठोरता बढ़ाता है। तो ये सारी मेटल्स, कार्बन एक नॉन मेटल है, इनका मिक्सचर बनाया, मिक्सचर बनाने से अलग अलग टाइप के, देखो यहाँ पे मेटल्स को चेंज करते जाओगे, कार्बन और लोहा सेम रखा, इसके साथ मेटल, निकल डाला तो निकल स्टील कहलाता है, मैंगनीज डाला तो मैंगनीज स्टील कहलाता है, टंगस्टन डाला तो टंगस्टन स्टील कहलाता है ना। तो प्यारे बच्चों, कार्बन को मिलाया जाता है स्टील को हार्ड बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको एक अलॉय पढ़ाया था, मुझे बताइए, मैंने कहा था एक अलॉय होता है, उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील हिंदी में कहा जाता है जंग रोधी इस्पात या धब्बा रहित इस्पात, धब्बे नहीं पड़ते स्टील के ऊपर, जंग रोधी या धब्बा रोधी इस्पात। याद है आपको कि भूल गए? धब्बा रोधी इस्पात एक अलॉय होता है बच्चा, ये एक मिश्र धातु होती है। अब किस किस का अलॉय था कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ मुझे। स्टेनलेस स्टील किस किस का अलॉय था? स्टेनलेस स्टील, आईफोन होता है ना, उसके पीछे वाला जो बैक होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा फोन है, इसमें स्टेनलेस स्टील यूज होता है, ये वाला, इस पे जंग नहीं पड़ता कभी भी, है ना, फोन वगैरह की बॉडी बनाने के लिए। और स्टेनलेस स्टील किस किस का अलॉय था? पढ़ाया था मैंने, Fe का मतलब आयरन प्लस कार्बन प्लस, अगर आपको याद हो तो क्रोमियम प्लस निकिल। निकिल कार्बन स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाता है, क्रोमियम धब्बों से बचाता है बेटा, ये धब्बे से बचाता है क्रोमियम, ठीक है, धब्बा बना पड़ जाए तो पानी या कोई लिक्विड धब्बा पड़ सकता है फोन की बॉडी के ऊपर। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या क्या यूज होता है? आयरन, आयरन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ क्रोमियम, क्रोमियम के साथ निकिल। और क्रोमियम कौन सी प्रॉपर्टी को बढ़ाता है? स्टेनलेस प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, धब्बा पड़ने से बचाता है क्रोमियम, ठीक है, जंग लगने से बचाता है क्रोमियम, याद रखिएगा इस चीज को। ऐसे ही मैंने आपको दूसरा एक पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया तो अब लिख लो, शायद मैंने आगे के लिए छोड़ा हो, मैंगनीज स्टील। क्वेश्चन आता है बच्चा यहाँ से, मैंगनीज स्टील, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आना चाहिए। रेल की पटरियां कौन से लोहे की बनी हुई होती हैं? मैंगनीज स्टील की बनी हुई होती है बेटा। अब आपको मैम रेल की पटरी स्टील की, अरे भैया स्टील तो किससे बनाया? आयरन से बनाया, लोहे से बनाया। मैंगनीज स्टील जो होता है वो हार्ड होता है बेटा। अब इसमें क्या क्या यूज होता है? इसमें आयरन तो यूज हो गई, साथ में Mn सिंबल होता है मैंगनीज का, और साथ में कार्बन, कार्बन डाल देते हो, कार्बन कठोर बना देगा, है ना, मैंगनीज कठोर बना देगा। तो जब आयरन को मैंगनीज और कार्बन धातु, मैंगनीज धातु और कार्बन धातु के साथ मिलाकर एक अलॉय बनाया जाता है, इसे मैंगनीज स्टील कहा जाता है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टील होता है बच्चों, ये हार्ड होता है, ये कठोर होता है। और यही मैंगनीज स्टील का यूज क्या क्या है? रेलवे ट्रैक बनाने में, रेलगाड़ी बनाने में, ट्रेन बनाने में, ट्रेन का फाटक बनाने में, हमारे घरों में तिजोरियां आती हैं, वो तिजोरियां इसकी बनती हैं, ड्रिल मशीन इसकी बनती हैं, जो हैवी मशीन होती है कट करने वाली वो इसी की बनती हैं। तो आप लिख सकते हो, आपको जो लिखना है वो लिख लो, तिजोरी बनाने में। अब तिजोरी का इंग्लिश क्या होता है मुझे नहीं पता है, तिजोरी बनाने में, रेलवे ट्रैक बनाने में, हाँ रेल की पटरी लिख लेना बेटा, रेलवे ट्रैक बनाने में। अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो, आप लिख सकते हो ड्रिल मशीन, ड्रिल तो जानते हो ना, ड्रिल मशीन हो गया, जो कटिंग करने वाली जो हैवी मशीन आती है ना बेटा, जो कट कर देती है बाकी के मैटर्स को, उन सबके अंदर क्या काम में आता है? उन सबके अंदर मैंगनीज स्टील काम में लिया जाता है। आई बात समझ में? तिजोरियां मजबूत होती है, तिजोरियों के अंदर लोग अपना सोना रखते हैं, पैसे रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं सेफ रखने के लिए, आजकल चोराते तिजोरी को उठा के ले जाते हैं, ऐसा वैसा, ठीक है। रेलवे ट्रैक, रेलवे के जो क्रॉसिंग्स होते हैं, फाटक होते हैं, वो ट्रेन बनाने में, इन सबको बनाने में अगर कोई भी स्टील यूज होता है तो वो कौन सा स्टील? वो मैंगनीज स्टील काम में लिया जाता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टील, ठीक है। चलो एक और होता है जो आयरन से बनता है, इसको बोलते हैं एल्निको। एल्निको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, नाम से क्लियर है, एल का मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, Ni का मतलब निकिल, CO किसका सिंबल होता है? कोबाल्ट का, और आयरन तो रहेगा ही रहेगा बेटा, आयरन तो रहेगा, आयरन का अलॉय। जब इन चारों धातुओं को मिक्स करते हैं तो हमें एक अलॉय मिलता है, और इस अलॉय को एल्निको कहा जाता है। एल्निको, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन तो होगा ही होगा। और पता है इससे क्या बनता है? परमानेंट मैग्नेट, चुंबक, चुंबक होती है ना, वो इसी से बनाई जाती है। और ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट कौन से अलॉय से बनाई जाती है? कौन सी मिश्र धातु से बनाई जाती है? तो लिख देना स्थायी चुंबक बनाने में बेटा, स्थायी चुंबक एल्निको अलॉय से बनती है, एल्निको अलॉय से बनती है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, आयरन तो होगा ही होगा, आयरन तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे, ये तीनों से एग्जाम पूछाते हैं। अब मुझे ये बताओ, इस स्लाइड से आपको एक बात पता लगी होगी, क्या बात पता लगी होगी? स्टील को जब कठोर बनाना है तो कार्बन डालना है। अब कार्बन के परसेंटेज के आधार पर तीन प्रकार का मार्केट में स्टील आता है, सुनिए जरा। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टील, एक हार्ड स्टील, एक माइल्ड, माइल्ड का मतलब हार्ड से थोड़ा सा सॉफ्ट, और एक आता है बिल्कुल सॉफ्ट स्टील, एक आता है बिल्कुल सॉफ्ट स्टील, ठीक है। तो लिखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टील, यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बताती हूं क्या पूछता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टील, इस्पात तीन प्रकार का होता है बेटा, इस्पात तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा इस्पात होता है बेटा? क्लास हुई थी, किसने बोला क्लास नहीं हुई थी? 35 मिनट की क्लास हुई थी ओनली, ठीक है राजेश जी। मैं इन दो सेमिनार में जा रही है, यहाँ पे 99.99% में करीब इंदौर सेमिनार में जा रही हूं मैं, 27 तारीख का सेमिनार में 26 तारीख की फ्लाइट पकड़ के निकल जाऊंगी यहाँ से। इंदौर के रहने वाले को कोई भी मिल सकते हो 27 जून को मेरे से, अभी तो हाल में एक लाना, चलिए सुनिए। तीन प्रकार का स्टील होता है, किसके परसेंटेज के आधार पर? कार्बन के परसेंटेज, जिस स्टील में कार्बन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होगा वो हार्ड होगा, जिस स्टील में कार्बन का परसेंटेज कम ऐड करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब डिपेंड करता है वो स्टील कहां काम में लेना है, ठीक है। चलिए आइए, क्या पहला होता है उसको बोलते हैं हार्ड स्टील, हार्ड स्टील, कठोर इस्पात, कठोर इस्पात। दूसरा होता है बच्चा माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, देखो माइल्ड का मतलब होता है कठोर से थोड़ा कम कठोर, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, हल्का इस्पात, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसको कहा जाता है बेटा, आप बताओगे तीसरे को बोलते हैं सॉफ्ट स्टील, मुलायम स्टील, कहीं मोड़ने वाली जगह पे काम में लेना है, मुलायम इस्पात। अब मैंने कहा यूज कैसा है, कहां यूज है, उसके आधार पर बनाना होता है स्टील फैक्ट्रीज को। रांची वांची में कितने सारी स्टील की फैक्ट्री है ना। चलो सुनो, हार्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज 1 से 1.5% तक कार्बन डलता है बेटा, 1 से 1.5% के बीच में कार्बन हार्ड स्टील बना देता है, इतना कार्बन आपने यूज किया। माइल्ड स्टील में काम में लेते हैं 0.3 से 0.7% तक, 0.3 से 0.7%, और अगर इससे भी कम कर दोगे 0.1 से लेकर आप 0.3 कर दो तो इससे बना हुआ इस्पात सॉफ्ट होगा बेटा, इससे बना हुआ इस्पात मुलायम होगा। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? इस्पात को कठोर बनाता है कार्बन, सबसे कठोर इस्पात बनाने के लिए कार्बन कितना रखना पड़ेगा? 1.5% तक। सबसे सॉफ्ट बनाने के लिए 0.1 से 0.3%, अगर हल्का सा हार्ड से थोड़ा कम हार्ड और सॉफ्ट से थोड़ा ज्यादा हार्ड तो कौन सा? माइल्ड स्टील काम में लिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अपना आयरन धातु कंप्लीट होता है बच्चों। आप सोचिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं आयरन से, हाँ जी आ गया समझ में? लोहे से बनने वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने यहाँ पर। देखो क्या क्या लोहे के कितने अयस्क होते हैं, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया कितने प्रकार का लोहा होता है, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया लोहे के कुछ ऐसे कंपाउंड्स यौगिक जिनसे याद रखना होता है। मूर्खों का सोना कौन होता है, हरा पत्थर किसको कहते हैं, है ना। खून बढ़ाने वाला कौन सा दवाइयों में कौन सा आयरन का यौगिक काम में लिया जाता है, खून को साफ करने वाली दवाइयों में लोहे का कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है। इसके बाद मैंने पढ़ाया कि लोहे के ऊपर रस्टिंग होती है तो क्या क्या होता है, रस्टिंग किससे नहीं होती, रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करो। फिर मैंने पढ़ाया लोहे का सबसे बड़ा यूज है बेटा स्टील बनाने का। अब स्टील में आपको कुछ अलॉय याद करने हैं और कितने प्रकार का स्टील होता है वो आपको याद करना है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे चले मैग्नीशियम धातु को पढ़ाएं। हमने कौन कौन सी धातु पढ़ी कमेंट सेक्शन में बताइए, पानी पीते हुए में
हाँ जी, एल्यूमिनियम पढ़ लिया था, आयरन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम से बनने वाले वनडे एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? मैग्नीशियम, अरे क्या हो रहा है? मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आता है? पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 2 में आता है। ग्रुप नंबर 2 को याद किया होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बात रोए, बेटा मांगे मांगे से Mg Mg फॉर मैग्नीशियम। समूह नंबर 2 में आता है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? +2, इसलिए Mg के ऊपर +2 लिखा हुआ होता है। मैग्नीशियम धातु की संयोजकता +2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है आउटर शेल के, बाहरी कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने ऊपर कैटायन फॉर्म कर लेता है। 2 कैटायन जो बनाते हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ही मैटर्स होती हैं, धातुएं होती हैं। इस मैग्नीशियम के बारे में हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में आता है। ग्रुप नंबर 2 को कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु। समूह नंबर 2 में जितने भी मेटल्स आती हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, एल्कली अर्थ मेटल्स कहा जाता है। तो एग्जामिनर दे दे एल्यूमिनियम है ना, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम में कौन सा एल्कली अर्थ मेटल है? मैग्नीशियम। ठीक है, चलो मैंने इसको एल्कली अर्थ मेटल आज से मिलती है भैया। एल्कली मतलब इसका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। 5 बार बता चुकी हूं राहुल जी। चलो अब मैग्नीशियम के बारे में जब बात करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है। लिखो, मैग्नीशियम इज कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल कहां पढ़ाया था आपने मैंने आपको? लिखो, यह क्लोरोफिल का घटक है, यह क्लोरोफिल का घटक है। बच्चों आप जानते हो पेड़ पौधों के अंदर हरा रंग होता है, हरे रंग की पत्तियां होती हैं, उनके पत्ते हरे रंग के होते हैं। वो हरे किसकी वजह से हैं? क्लोरोफिल की वजह से। और इसी क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल मेटल कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। तो अगर किसी प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, अगर पेड़ पौधों में मैग्नीशियम धातु की कमी हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कमी हो जाए, तो बेटा एक बीमारी हो जाती है, इसको एल्बिनिज्म कहा जाता है। एल्बिनिज्म में पेड़ के पत्ते हरे नहीं बचते हैं, कैसे हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। इस बीमारी को रंजकहीनता कहा जाता है हिंदी में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पेड़ पौधों के अंदर एल्बिनिज्म रोग किस धातु की कमी से होता है? मैग्नीशियम धातु की कमी से होता है। पेड़ पौधों के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पेड़ पत्ते हरे नहीं पीले पड़ जाते हैं, इसी को एल्बिनिज्म रोग कहा जाता है। प्लांट्स में होता है, हम लोगों में नहीं होता है। हम कौन से हरे रंग के? हरे रंग है कोई आप में से? ठीक है, अब आपसे प्लांट का पूछ लिया क्या हमारी बॉडी में मैग्नीशियम होता है? जी हां, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो लिखो, मैग्नीशियम इज हेल्पफुल इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मांसपेशियों के संकुचन में मैग्नीशियम धातु सहायक होती है। मांसपेशियों के संकुचन में लिख दीजिए, मैग्नीशियम धातु मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कौन सी धातु करती है? मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होती है। कौन सी धातु होती है? वो मैग्नीशियम धातु होती है। तीनों पॉइंट याद रखना। हमारे बॉडी में मैग्नीशियम कहां है? हमारी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में है। मांसपेशियों के अंदर क्या करती है? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको बढ़ाने का काम करती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, इसकी वजह से मूवमेंट होती है, इसमें योगदान होते हैं मैग्नीशियम चैनल्स। नेक्स्ट, ये तो मैग्नीशियम के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं मैग्नीशियम से और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला, मैग्नीशियम धातु को किस किस एसिड से आप प्राप्त कर सकते हो? मैग्नीशियम धातु के और कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से एसिड हैं? जैसे लोहे के कौन कौन से बच्चों? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेलेनाइट, सिमेट्री का सिग्मा बार होता है, यूरेनियम का पिच ब्लेंड होता है। ऐसे और आपको याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है? ऐसे ही मैग्नीशियम धातु को कौन कौन से और से प्राप्त करते हैं? पहला जो और होता है उसको बोलते हैं मैग्नीसाइट। नाम से क्लियर है, कोई मेहनत नहीं लगेगी इसे याद करने में। मैग्नीशियम मैग्नीसाइट, ठीक है मैम कर लेंगे। दूसरा, मैग्नीशियम धातु का होता है और डोलोमाइट, ठीक है मैम कर लेंगे बेटा, आते एग्जाम में क्वेश्चन। डोलोमाइट कौन सी धातु का एसिड है? ठीक है। और तीसरा होता है उसे बोलते हैं सेरुसाइट या कैरोकाइट, जैसे भी बोलो आप, ठीक है, जैसे भी प्रोनाउंस करो, प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग के कोई नंबर नहीं होते, ना करते ना पढ़ते हैं, ठीक है। सेरुकाइट, डोलोमाइट एंड मैग्नेसाइट, जिसके एंड में टी ई लग रहा है, जैसे हेमेटाइट में लगता है टी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैग्नेसाइट याद करना आसान है, डोलोमाइट याद करना आसान है। डोलोमाइट दवाई आती है ना, बुखार होती है तो लेते हैं, ऐसे याद करो। देखो दो क्वेश्चन याद हो जाए, एक बताती हूँ। बुखार होती है, हाथ पांव में दर्द होते हैं, हाथ पांव अकड़ जाते हैं, क्योंकि हाथ पांव की मसल्स में अकड़न हो जाती है। अब मसल्स अकड़न करने के लिए मसल्स को क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैग्नीशियम। इसका मतलब जब बुखार होती है तब क्या खाते हो? मांसपेशियों में अकड़न होती है तो क्या खाते हो? डोलो खाते हो, दवाई खाते हो। और डोलोमाइट किसका और बन गया? मैग्नीशियम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, अगला ये 3 एस हैं जहां से। अब एस क्या होते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी आप पूछ रहे हैं एस क्या होता है? बेटा ऐसे मिनरल्स जहां से हम बहुत चीपली, बहुत प्रॉफिट कमा के, बहुत आसान तरीके से, सस्ते तरीके से, कम पैसा लगा के, कमर्शियल पर्पस के लिए किसी मैटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे मिनरल्स, ऐसे खनिज को और कहा जाता है, एस कहा जाता है। लेकिन राजेंद्र जी इसलिए क्लासेस नहीं करेंगे क्या आपने? भाई क्लासेस को रेगुलर रखा करो, ठीक है। मैंने बोला कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में क्लासेस लूंगी केमिस्ट्री की, वीक में 3 टोटल 45 46 47 50 क्लास तक केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाता है। हाँ ये हो सकता है कि अब नेक्स्ट वीक में, क्योंकि मैं इंडोर डे में वैसे मेरा 90% कंफर्म है इंडोर जाना, तो आपकी एक दिन की क्लास सिस्टम हो सकती है आपकी, है ना, तो उसको अगले दिन कंटिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं तो अपनी नहीं प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट बच्चा, एक क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम धातु को जब आप हवा में रखते हो तो मैग्नीशियम धातु का जो रिबन होता है वो जलना शुरू हो जाता है, क्यों? सुनिए जरा क्या क्वेश्चन आता है। जो मैग्नीशियम धातु का रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन, हिंदी में से मैग्नीशियम धातु का जो रिबन होता है, फीता, फीता, ठीक है, इसको आप एयर में रखते हो। एयर का मतलब हवा, हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का एक भैया नेचर होता है, आग लगाती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैसे? इस मैग्नीशियम रिबन के अंदर मैग्नीशियम है तो हवा के अंदर ऑक्सीजन है, और जैसे ही हवा के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और याद होगा मैंने पढ़ाया था रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर आता है तो हवा से रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाएगा। जी हां, और हवा से अभिक्रिया करके बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मैग्नीशियम धातु का फीता रिबन हवा में जलना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और ये क्या कर देता है? मैग्नीशियम के रिबन को बर्न कर देता है, जला देता है। तो मैग्नीशियम के रिबन को ऐसे हवा में रखोगे तो कुछ देर के बाद जल जाएगा। और पता कैसा चलेगा? सफेद रंग का चलेगा, बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब पे वीडियो में देख लेना, मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद और चमक, सफेद चमक से निकलती है, ब्राइट सा, है ना, वाइट एंड ब्राइट लाइट एमिट करता है, सफेद और चमकीले रंग में ये जल जाता है। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या पूछा ग्रुप डी में और सीजीएल में? कौन सी धातु के रिबन को हवा के संपर्क में लाते ही वो जलना शुरू कर देती है? दैट इज मैग्नीशियम धातु। क्यों? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है जो सफेद चमकीले रंग में चमकता है और वो जला देता है थोड़ी देर के बाद, ठीक है। और बच्चों सुनो, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ना, सुनिए जरा दूसरे पॉइंट पर लिखना, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब फुल फॉर्म लिखनी है क्या? चलो इंग्लिश में लिखती हूं, हिंदी में लिखती हूं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक नेचर होता है, प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये बहुत अधिक तापमान को सह लेता है। हाँ, ये उच्च तापमान का शोषण कर लेता है, हाई टेंपरेचर टॉलरेंस होती है इसके अंदर। इसीलिए इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को पता है कहां पे काम में लिया जाता है? ब्रिक फर्नेसेस में, ईंट बनाने वाली भट्टी। कभी देखिए ईंट बनाने वाली भट्टी, जहां पे ईंट को पकाते हैं आग में, ईंट बनाने वाली भट्टी, इस भट्टी में अंदर की तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेप बना के लगाया जाता है। मान लो ये भट्टी है तो इस भट्टी के अंदर की तरफ किसकी परत बनाई जाती है? ऐसे ऐसे, किसकी परत बनाई जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेपन किया जाता है, लीपा जाता है बेटा। कैसे? एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो उच्च तापमान को सहन कर जाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किसकी तरह काम में लिया जाता है? ईंट वाली भट्टी में रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह, रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह काम में लिया जाता है। हिंदी में लिख देना उच्च ताप सहक की तरह। उच्च ताप का मतलब है हाई टेंपरेचर टॉलरेंस कर लेता है, बहुत अधिक तापमान को सहन कर लेता है। तो ईंट वाली भट्टी में अंदर की तरफ जो ब्रिक फर्नेसेस होती है उसके अंदर की तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेपन लगाया जाता है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट सुनो, मैग्नीशियम कहां काम आता है? फ्लैश बल्ब में। लिखो मैग्नीशियम इज यूज्ड इन
इज यूज्ड इन फ्लैश बल्ब और फ्लैश लाइट। कहाँ होती है फ्लैश लाइट? मोबाइल फोन का कैमरे के अंदर जो लाइट होती है उसके अंदर फ्लैश बल्ब होता है, फ्लैश लाइट कहते हैं उसे। मैग्नीशियम धातु फ्लैश बल्ब में यूज होती है। ये वाला फ्लैश दिखाती हूँ, फोन का फ्लैश, ये वाला बेटा जलाएं, ये वाला फ्लैश बेटा, इसमें मैग्नीशियम धातु का रिबन या मैग्नीशियम धातु यूज में जाती है बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन, इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से करवा दो H2O से, तो बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। सफेद रंग का, दूधी रंग का होता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बताओ बच्चों, कहां पढ़ाया था आपकी मैम ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? मैम ने पढ़ाया था जब पेट में एसिडिटी होती है तो एसिडिटी को खत्म करने वाली जो दवाइयां लेते हैं उनको एंटी एसिड कहते हैं, और इन्हीं एंटी एसिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दूसरा नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ये बेसिक नेचर का होता है जिसकी पीएच का मान लगभग 10 से 10.5 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, इसकी पीएच का मान 10 से 10.5 के बीच में होता है। बीपीएससी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लेना, पीवाई चेक कर लेना। आगे समझ, ठीक है। एंटी एसिड क्या होती है बार-बार नहीं पढ़ाऊंगी, पेट की एसिड खत्म करने वाली दवाइयां इनो में होता है। और पता है इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कमर्शियल लैंग्वेज में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ऐसे जब इनो को पानी में डालते हो तो दूधी रंग का होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि इनो में ये बेस होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने कहा हवा में जलेगा, सफेद रंग की लाइट एमिट करेगा, सफेद रंग देगा। अब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये वाला पॉइंट भी याद करना, मैं एक एक पॉइंट में एक एक प्रश्न बता रही हूं आपको। नेक्स्ट, मैग्नीशियम धातु से बनाया जाता है इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, लिख दो। तीसरा MgSO4.7H2O, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, पानी है तो हाइड्रेट लगा सकते हो आगे, कोई बात नहीं। मैग्नीशियम सल्फेट, और प्यारे बच्चों कमर्शियल लैंग्वेज में इसको इप्सम सॉल्ट कहते हैं, इप्सम सॉल्ट। मैंने इससे पहले आपको एक सॉल्ट करवाया था, कौन सा करवाया था? इप्सम सॉल्ट, ठीक है, इप्सम लवण। इससे पहले करवाया था मैंने जब आपको कब्ज होती है ना, कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो उस समय सॉल्ट काम लेते हैं। कौन सा सॉल्ट था? कौन सा सॉल्ट था बताइए जरा जल्दी से। ये मैंने आपको पहले बताया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, ऐसे ये सॉल्ट भी काम में लिया जाता है, 10 लग जाते हैं तब दवाई आती है ना डायरिया वगैरह रोकने के लिए, उन दवाइयों में काम में लिया जाता है, ठीक है। एक और मैग्नीशियम का काम होता है बेटा व्हाइट सीमेंट बनाने में। सफेद सीमेंट किससे देख रखी है जल्दी बताओ? मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 5MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर, और वाटर एम बड़ा करो। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सोरेल सीमेंट कहा जाता है, लिख दो, इसे कहा जाता है सोरेल सीमेंट, या इसी का दूसरा नाम होता है व्हाइट सीमेंट। अरे सफेद सीमेंट आती है ना घरों में, जब हम टाइल्स लगवाते हैं तो टाइल्स के बीच में जो लाइन होती है उस लाइन में व्हाइट सीमेंट रखते हैं ताकि पानी वानी ना जाए नीचे, है ना, तो ये वही व्हाइट सीमेंट है बेटा। मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ मिक्स करते हो तो इसे सोरेल सीमेंट कहा जाता है, या इसी को सफेद सीमेंट कहते हैं बच्चों, व्हाइट सीमेंट, सफेद सीमेंट। एग्जाम में पूछे सफेद सीमेंट बनाने में कौन सी धातु, कौन सी धातु का कौन सा कंपाउंड यूज में लिया जाता है, कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपकी मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम से बनने वाले क्वेश्चन देख लीजिए, मैग्नीशियम कहां आती है, कौन से ग्रुप में आती है, बैलेंस कितनी है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के कौन कौन से आयस्क होते हैं? ये मैग्नीशियम का रिबन हवा में क्यों जलता है, क्या बना देता है, किस रंग की चमक देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहां काम आता है, किस मटेरियल की तरह? मैग्नीशियम जो हमारे मोबाइल का फ्लैश बल्ब होता है, फ्लैश लाइट होती है, उसमें क्या काम में लिया जाता है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कहां काम आता है, क्या फॉर्मूला है, क्या पीएच है, किस नेचर का होता है? मैग्नीशियम सल्फेट क्या काम करता है, इप्सम सॉल्ट बोलते हैं इसको। डायरिया के लिए, डायरिया क्या होता है, उल्टी दस्त, दस्त लगे उसे डायरिया कहते हैं, उसके उपचार में काम में लिया जाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को सफेद सीमेंट बनाने में काम में लिया जाता है। तो ये आज की क्लास में हमने आयरन कंप्लीट कर लिया। देखो आयरन कंप्लीट हो गया, एल्युमिनियम कंप्लीट हो गया, कैल्शियम कंप्लीट हो गया, कैल्शियम हो गया ना, और मैग्नीशियम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो मैं कौन-कौन से मेटल और पढ़ाऊंगी, सोना, चांदी, मरकरी, कॉपर, है ना, ये बची हैं, ठीक है बच्चों। फिर कुछ वन लाइन फैक्ट्स लिखवाऊंगी धातुओं के बारे में, और फिर नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये अपनी आज की क्लास थी। अब आज की क्लास में यहाँ तक की क्लास में कोई भी डाउट हो आपसे आप मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों।